ये सुनकर मियाँ ने कल्पना की कि उसका खजाना सोने से भर गया है और वो खुशी से चिल्लाई। उस छोटी लड़की ने सोचा कि इतने सारे पैसों से वह भी इस जगह को भरने की कोशिश करेगी। मिया को उम्मीद थी कि वह भी कोई व्यापार कर सकेगी और मुनाफा कमा सकेगी। भविष्य के बारे में सोचकर मिया सचमुच खुश थी। उसने सोचा, जैसा कि उसके पिता ने कहा था, मैं सचमुच एक कुशल व्यापारी बनूंगी। कुछ दिनों बाद आसमान नीला था और सूरज चमक रहा था। महल शान से खड़ा था। टीना की आवाज गूंजी, मिस, आप यहाँ कुछ समय से हैं, क्या आपको ये पसंद आया? मिया ने खुशी से जवाब दिया, हाँ टीना, मुझे ये बहुत पसंद आया। पता चला कि वे बगीचे में पत्थर के रास्ते पर हाथ पकड़कर चल रही थी। मिया ने खुशी से कहा, ये रास्ता बहुत सुंदर है। टीना ने जवाब दिया, मिस, आपको तो रास्ते भी पता हैं। आप सचमुच एक जीनियस हैं। फिर चारों ओर देखते हुए मिया ने झाड़ियों पर नारंगी लाल रंग के पके हुए फल देखे। मिया ने सोचा, क्या ये फल हैं? तभी टीना ने उन बेरीज को तोड़ने के इरादे से अपने छोटे हाथ आगे बढ़ाए। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें छुआ, बटलर रवि का थका हारा और परेशान चेहरा झाड़ियों से बाहर निकला। उसने कमजोर आवाज में मिया का नाम पुकारा, मिस। इसकी उम्मीद किसे थी? हैरान और सहमी हुई मिया का मुंह खुला का खुला रह गया। वह डर के मारे जम गई। फिर आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई, जिससे बटलर रवि और टीना दोनों घबरा गए। एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ टीना और बटलर रवि घबराहट में चिल्लाए, मिस, जागो। महल में प्रवेश करने पर बटलर रवि ने पूरी ईमानदारी से कहा, मुझे बहुत अफसोस है। जहां तक हमारी राजकुमारी मिया की बात थी, वह पहले ही जाग चुकी थी और एक कुर्सी पर बैठकर आइसक्रीम खा रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ? मिस मिया के सामने बैठकर बटलर रवि ने थोड़ा झुकते हुए कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए, मिस मिया। मिया ने तुरंत पूछा, किस चीज में मदद? तब बटलर रवि ने गंभीरता से पूरी बात बताई, कुछ बातें हैं जिन पर मुझे आप ड्यूक के साथ चर्चा करनी है। बटलर को ड्यूक और अन्य सहयोगियों के साथ ड्यूक डेनाव के दफ्तर में हुई बैठक याद आई, जहां वे सभी कागजों के ढेर के बीच काम करने में पूरी तरह से डूबे हुए थे। मामला ये था कि कल दफ्तर में बीच में ड्यूक डेनाव बैठे थे, जिनके चेहरे पर बहुत ही सख्त भाव थे। उस गंभीर माहौल में ड्यूक ने कहा कि उन्हें एक छुट्टी का नाम रखना चाहिए। ये सुनकर बटलर रवि और सुनहरे बालों वाला एक और बटलर दोनों ही समान रूप से हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह किस छुट्टी की बात हो रही है। फिर आखिरकार ड्यूक डेनाव खुशी से मुस्कुराए और कहा, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी एक जीनियस है, तो चलो इसे स्मार्ट बेटी दिवस, स्मार्ट डॉटर डे कहते हैं। नहीं, कैसा रहेगा? जीनियस डे, मैगमनी डे, डेविल डे और अगली पीढ़ी के उद्यमी दिवस। ड्यूक पूरे दिन यही बड़बड़ाते रहे। गहनों की शौकीन बच्ची के लिए ये सब भी अच्छे लगेंगे, वह खुद से बड़बड़ाते हुए चला गया। बटलर सचमुच घबरा गए, उनके चेहरे उलझन और बेबसी से पीले पड़ गए थे। फिर अचानक ड्यूक ने गंभीरता से सोचते हुए अपनी भौहें सिकुड़ी और कहा, एक मिनट रुको। अगर मैं बहुत ज्यादा चीजें चुन लूंगा, तो मिया को शायद दबाव महसूस हो। ये सोचते हुए ड्यूक अचानक खड़े हो गए, अपना हाथ हिलाया और बटलर को आदेश दिया, पहले छुट्टियों के बारे में सोचो। जल्दी करो। बटलर ने देर करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से सहमति में सिर हिलाया।
आज मियाँ की मेज पर कागजों के 2 ढेर रखे थे, जिन पर प्रतिष्ठित परिवारों से जुड़े दस्तावेज और राक्षस जगत में आर्थिक वर्चस्व से जुड़े दस्तावेज लिखा था। मियाँ के सामने बटलर रवि खड़े थे, जिनके चेहरे पर सच्ची चिंता झलक रही थी। उन्होंने कहा, मिस, आपने पिछले कुछ दिनों में कई जरूरी दस्तावेजों पर ध्यान नहीं दिया है। अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं। अचानक डर के मारे अपनी आवाज ऊंची करते हुए वह बोले, नहीं। परिवार का पतन कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हालांकि इतनी गंभीरता के बावजूद मिया और मार्टिना दोनों ही पूरी तरह शांत और बेफिक्र थीं, जबकि हमारी नायिका अपनी पसंदीदा मिठाई आइसक्रीम का मजा लेती रही। फिर हमेशा की तरह उन्होंने बेपरवाही से बात को बड़ा चढ़ाकर कहा, और मिया ने भी जवाब में वैसे ही अतिशयोक्ति की। लेकिन बटलर रॉबी घबरा गए और गिड़गिड़ाते हुए बोले, नहीं, मेरी मालकिन। प्लीज ऐसा मत कहिए कि आप नहीं चाहती कि ग्रैंड ड्यूक अपना काम छोड़ दें। मिया ने जवाब दिया, क्या इसीलिए तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपने पिता को डांटूं? आखिरकार मिया बटलर रवि की भावनाओं को समझ गई, जिससे बटलर खुशी से झूम उठे और अंगूठा दिखाते हुए बोले, बिल्कुल सही, मेरी मालकिन। आप तो जीनियस हैं। लेकिन मिया के अगले शब्द थे, तो तुम मुझसे कोई एहसान मांग रहे हो? ये सुनकर बटलर रॉबी जम से गए, उनमें आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं बची थी। फिर मिया ने बात आगे बढ़ाई, मेरे पिता को क्या करने की जरूरत है? पिछली बात को नजरअंदाज करते हुए बटलर रवि ने तुरंत जवाब दिया, उन्हें एक निरीक्षण अनुमति जारी करने की जरूरत है, लेकिन इसमें 1 हफ्ते से ज्यादा की देरी हो चुकी है। बटलर रवि ने दुख भरी सांस लेते हुए कहा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका संबंध एक इंटरसेप्टर हथियार के निर्माण से है। मिया ने उलझन में पूछा, इंटरसेप्टर हथियार? उसे पता नहीं था कि वो हथियार कैसा होता है। मिया के दिमाग में तरह तरह के विचार और कल्पनाएं उमड़ने लगी। उसने सोचा, एक ऐसा हथियार जो जमीन से आसमान की ओर गोले दागता हो। उसके मन में तीर, गोलियों और तोपों की तस्वीरें कौंधने लगी। मिया सोचती रही, जरा सोचूं तो, मेरे सपनों में हमेशा बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती हैं। मिया ने बेपरवाही से पूछा, एक ऐसा हथियार जो आसमान में गोले दागता हो? बटलर रॉबी ने तुरंत कहा कि हमारी छोटी मालकिन बहुत होशियार हैं। वो रिपोर्ट केवल रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, मिया ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए ठंडे स्वर में कहा कि उसे यह पसंद नहीं आया। मिया गुस्से में, हथियारों का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगी। मन ही मन मिया ने सोचा, क्या होगा अगर सच में इसकी वजह से युद्ध छिड़ गया? मैं किसी युद्ध की मुख्य वजह नहीं बनना चाहती। ये सुनकर बटलर रवि को समझ नहीं आया कि क्या करे। फिर मिया ने पूछा, दूसरे दस्तावेज का क्या? ये सुनकर बटलर रवि अजीब तरह से मुड़ा और 2 बार हंसा, फिर वो दस्तावेज मिया को देते हुए बोला, आह, ये दस्तावेज। उस गंदे कागज को मिया के सामने पकड़े हुए उसने आगे कहा, दुराव की त्रासदी। मिया चौंक गई और पूछा, त्रासदी? तब बटलर रवि ने समझाया कि सीमावर्ती इलाके में राक्षसी ऊर्जा डेमोनिक एनर्जी के बढ़ने से एक बहुत जबरदस्त तूफान आ गया था। यह एक बहुत मुश्किल समस्या थी, क्योंकि तूफान सीमावर्ती इलाके में तेजी से फैला और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। सचमुच, इस तूफान की वजह से घर और सड़कें खंडहर बन गए थे और टूट फूट गए थे, ये बताते हुए उसके चेहरे पर बेबसी के भाव थे।
बटलर ने कहा कि ऐसा अक्सर होता है और बहुत नुकसान होता है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। बटलर ने दस्तावेजों के दो मोटे गट्ठे मिया के बगल में रखे और उनमें से एक की ओर इशारा करते हुए कहा, ये नुकसान की रिपोर्ट है। ये देखकर मिया भी दस्तावेजों की इतनी अधिक मात्रा देखकर हैरान रह गई। फिर उसने ऊंचे गट्ठे की ओर इशारा करते हुए कहा, और ये अधिकारियों के अनुरोध हैं। ये देखकर मिया खुद को रोक नहीं पाई और सोचने लगी, वाह, ये तो बहुत ज्यादा है। तब बटलर रवि घुटनों के बल बैठ गया और विनती करने लगा, कृपया मेरी मदद कीजिए इसे संभालने में। ग्रैंड ओओ के तो उंगली तक नहीं उठाते। मिया ने सोचा, इसका मतलब है। मिया ने सोचा, पिताजी को काम करना होगा, लेकिन मैं ये बात जोर से नहीं कह सकती। कुछ देर सोचने के बाद मिया ने फैसला किया कि यह उसका पहला अनुबंध है, जिससे वह भविष्य में एक महान उद्यमी बनेगी। अंत में मिया ने मासूमियत से पूछा, लेकिन अगर मैं ये करूं तो आप मुझे क्या देंगे? ये सुनकर बटलर रॉबी सचमुच दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। फिर उसने विनम्रता से घुटने टेके और कहा, जरूर, मैं आपको इनाम दूंगा, युवा मालकिन। इस बीच मिया ने बड़े गर्व से कहा, अगर आप मुझे संतुष्ट कर देंगे, तो मैं इस पर विचार करूंगी। मिया को याद आया कि उसने क्या क्या गिनाया था। उसके पास पहले से ही खिलौने वाले कमरे में पैसे और गहने थे और ढेर सारे कपड़े थे, इसीलिए वे इतने खास थे। फिर बटलर के साथ अपने कारनामों को याद करते हुए उसने खुशी से सोचा कि वह एक शैतान जैसी लग रही है। तभी सुगा तैरता हुआ प्रकट हुआ और अपने मालिक को शाबाशी देते हुए गायब हो गया। बटलर रूबी ने कहा, मुझे छोटी मालकिन को खुश करने के लिए कुछ खास लाना होगा। बटलर को गहरी सोच में डूबा देखकर मिया ने खुद को दिलासा देते हुए सोचा, लगता है रूबी ने कुछ सोच लिया है। खैर, मैंने अच्छा किया है। मिया ने घमंड से सोचा। इस दानव लोक में मुझे इस समय सतर्क रहना होगा। रूबी ने कहा, कैसी गमी कैंडीज कैसी रहेंगी? बटलर रूबी का उपहार सुनकर मिया दंग रह गई। जेली कैंडीज के बारे में सोचकर उसका मुंह खुला रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि बटलर रूबी बेहद गर्वित था और उसने आगे कहा, मुझे हवेली में खाद्य सामग्री का प्रबंधन करने का जिम्मा सौंपा गया है। इस बार मैं 31 प्रकार की जेली कैंडीज जोड़ूंगा। लेकिन ये सुनकर मिया का मूड बदल गया। उसने उत्सुकता से सोचा, इतनी सारी, मैं इन्हें चखना चाहती हूँ। फिर भी बटलर रूबी ने कहा, इस दानव लोक में मुझे कुछ खास लाना होगा। उत्साहपूर्वक परिचय देते हुए उन्होंने आगे कहा, जेली कैंडी के आकार भी बहुत विविध हैं, फूल, भालू, बिल्लियाँ। मिस, क्या आप इंद्रधनुषी जेली कैंडी आजमाना चाहेंगी? आप इन्हें चॉकलेट सॉस और चीज में भी डुबो सकती हैं। अंत में, लेकिन लाबी पूछा, तो क्या तुम सहमत हो? लेकिन मिया ने चिंता से पूछा, लेकिन क्या पिताजी मेरी बात सुनेंगे? ये सुनकर बटलर रॉबी ने तुरंत खुशी से उसे भरोसा दिलाया, बेशक, अगर तुम कहोगी तो वो जरूर सुनेंगे। मिया ने फिर पूछा, सच में? बटलर ने जवाब दिया, हाँ, सच में। और इस तरह दोनों ने हाथ मिलाकर सौदा पक्का कर लिया। मिया ने पक्के इरादे से सोचा, चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। अगर मैं हार भी गई, तो भी यह अच्छा ही रहेगा। इसके बावजूद मिया वहीं बैठी रही और चिंता से सोचती रही कि अब आगे क्या करना चाहिए। तभी हमारी हीरोइन मिया को एक चतुर तरकीब सूझी।
जिससे उसकी आंखें चमक उठी और उसके गाल शर्म से प्यारे लाल हो गए। मिया को अचानक याद आया, क्या बच्चों के पास कोई अंतिम हथियार नहीं होता? ठीक उसी समय राज्य के ऊपर का आसमान गहरा हो गया और महल हर जगह रोशनी से जगमगा उठा। ड्यूक दुरव और एबेल के सामने बैठकर एक शानदार दावत परोसी गई। माहौल एकदम शांत था। मिया ने सोचा, ये कितना अजीब है कि पिताजी मेरे साथ खाना खाने में 2 घंटे से ज्यादा समय बिता रहे हैं, लेकिन वो तो बहुत व्यस्त रहते होंगे। ड्यूक दुरव को घूरते हुए मिया सोचती रही, अगर पिताजी मेरी वजह से काम में देरी करते रहे, तो शायद हमारे परिवार पर बुरा असर पड़ेगा। हो सकता है कि हमारे पास नौकरों को वेतन देने या रखरखाव के खर्चों के लिए पर्याप्त पैसे न बचें। तभी उसे बटलर रॉबी की कही बात याद आई कि अगर ऐसा ही चलता रहा, तो हमारा परिवार शायद बर्बाद हो जाएगा। मिया सोचने लगी कि क्या रॉबी बात को बड़ा चढ़ाकर कह रहा था। आखिरकार पक्का इरादा करके मिया के छोटे से हाथ ने मेज पर धीरे से थपथपाया। उसने कहा, मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि पिताजी नियमित रूप से काम नहीं कर रहे हैं। मिया के शब्दों ने ड्यूक दुरव और एबेल दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मिया आगे कहती रही कि उसे तो बस ऐसे शैतान पसंद हैं जो अपना काम अच्छे से करते हैं। फिर उसने अपना हाथ उठाया और कहा, मैंने इस बारे में अच्छे से सोच लिया है। मैं ऐसे ही एक मेहनती शैतान के गाल पर चुम्मा दूंगी। मिया के शब्द सुनकर एबेल और ड्यूक दुरव दोनों ही हैरान रह गए। उसने ठंडे स्वर में पूछा, तो क्या मुझे भाषण दे रही हो? मिया ने सोचा, क्या पिताजी को गाल पर चुम्मा लेना नहीं आता? क्या भाई एबेल ने पहले कभी पिताजी को चुम्मा नहीं दिया? इसलिए मिया टीना की ओर मुड़ी, जो उसके बगल में खड़ी थी, और कहा, टीना, जरा नीचे झुको। नौकरानी ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। जैसे ही टीना नीचे झुकी, मिया ने धीरे से उसके गाल पर एक जोरदार चुम्मा दिया, जिससे नौकरानी हैरान रह गई। इस बीच मिया सोच रही थी कि उसने खिलौनों की दुकान पर अपने सपने में ठीक ऐसा ही किया था, जब कोई बच्चा तोहफा पाकर अपने पिताजी को चुम्मा देता है, तो पिताजी जोर से हंस पड़ते हैं। क्या पिताजी भी वैसे ही होंगे? हालांकि इसका जवाब था नहीं। उसके बगल में खड़ा एबेल हैरानी से सिहर उठा, जबकि ड्यूक दुरव अभी भी ठंडे लहजे में टिप्पणी की गई थी कि एक चुंबन। उनकी प्रतिक्रिया देखकर मिया और टीना दोनों स्तब्ध रह गईं। मिया शर्म से पीली पड़ गई, ये सोचते हुए कि मिया ड्यूक का सामना करते हुए एबेल ने एक खतरनाक आभा बिखेरी। सबसे पहले एक आवाज आई, अरे, तुम पहली नौकरानी कैसे बन गई जिसे किस मिला? ये देखकर टीना डर के मारे पीली पड़ गई, ये सोचते हुए, अरे, ये कैसी टूटने की आवाज आ रही है? किस्मत से मिया को जल्दी ही स्थिति समझ आ गई और उसने घबराते हुए हाथ उठाकर समझाने की कोशिश की, टीना ने बहुत अच्छा काम किया था। अचानक नौकरानी टीना भावुक होकर मुड़ी और बोली, मालकिन। जिस पर मिया ने प्यार से जवाब दिया, हाँ, टीना। अचानक टीना जोर से चिल्लाई, अब मैं खुशी खुशी मर सकती हूँ। और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे टीना अपनी मालकिन द्वारा बचाव किए जाने से बहुत भावुक हो गई हो। लेकिन सच तो ये था कि टीना का दिल टूट गया था। वो घुटनों के बल बैठकर सिसक रही थी। उसके घर की मालकिन को एक काया आदमी ने किस किया था, ये सुनकर सब लोग डर के मारे पीले पड़ गए, और मिया सचमुच हैरान और बेबस महसूस कर रही थी। डर से कांपते हुए मिया हकलाकर बोली,
भाई एबेल, ऐसा लग रहा है जैसे ये घर अभी ढह जाएगा। फिर भी एबेल ने अपनी पूछताछ जारी रखी। नहीं, जरा मुझे बात तो करने दो। तुम्हें सबसे पहले वह किस क्यों मिला? उसके बाद एबेल टीना के पास गया और उसकी कलाई पकड़ ली और फिर चिल्लाया, भले ही मुझे मरना पड़े, मुझे वह वापस चाहिए। लेकिन मिया को गलत फहमी हो गई। उसे लगा कि एबेल का मतलब है कि टीना को पहले उसे किस करना होगा। एबेल द्वारा पकड़े जाने पर मिया ने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी और कहा, मालकिन, मैं पहले जाऊंगी। ये देखकर मिया को लगा कि उसे टीना की रक्षा करनी होगी। इसी सोच के साथ मिया तुरंत खड़ी हो गई और अपनी नौकरानी के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई और बोली, भाई एबेल, अब टीना से कोई बात मत करना। अगर तुम्हें गाल पर किस चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। निराश होकर एबेल गुस्से से आग बबूला हो गया क्योंकि मिया ने उसका साथ नहीं दिया। उसने कहा, अरे, तुम्हें पता है मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मैं पिताजी से भी ज्यादा मेहनत करता हूँ, तुम्हें पता है ना। तभी बाहर एक जोरदार तूफान आ गया, ठीक वैसे ही जैसे घर के अंदर उन दोनों के बीच बहस चल रही थी। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए, आप 20 कमेंट का टारगेट पूरा कर देना। तो ठीक है, बाय, फिर मिलेंगे।